देखिए लास्ट हम कहां पे एंड किए थे, वहां से स्टार्ट करते हैं। हमने एंड किया था अलजीवा के आधार पे निरानुनासिक और अनुनासिक, इन चीजों पे, है ना। यहां पे हमने खत्म किया था। अब हम इसके बाद कर रहे हैं स्वर ही चल रहा था हमारा। स्वर में हमारा दो चीज बचा हुआ था, जिसमें मुझे आपको बताना था बच्चों, आयोग वाह। क्या आयोग वाह बताना था, ध्यान दीजिएगा। साफ सुथरा लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आयोग वाह। देखो बच्चों, यहां से दो तीन चीजें निकल के, आयोग वाह शब्द को पहले हम तोड़ते हैं। क्या होता है आयोग वाह का मीनिंग? आयोग वाह का मीनिंग में पहला शब्द जो है वो है आ। आ एक ऐसा स्वर है बच्चों जो कि उदासीन स्वर कहलाता है। अकेले आ का कोई मतलब होता है क्या? सिर्फ आ का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो अकेले आ का कोई मतलब नहीं होता, उदासीन स्वर होता है। अब क्या है बच्चों, योग का मतलब क्या होता है? तो योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। आ का मतलब है यहां पे है उदासीन स्वर। आ क्या है बच्चों? उदासीन स्वर। योग का मतलब क्या है? जोड़। और आयोग वाह, तो ये बच्चों इसका मतलब होता है कुछ नहीं। ये कहीं ना कहीं किससे है? आयोग वाह आहा शब्द से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ नहीं। इस प्रकार से अगर आयोग वाह के बारे में बात करेंगे तो आयोग वाह में दो तरीके के वर्ण आते हैं बच्चों। कितने तरीके के वर्ण आते हैं? दो तरीके के वर्ण आते हैं आयोग वाह में। आयोग वाह में जो दो तरीके के वर्ण आते हैं उसका नाम है अंगा और आहा। क्या है? अंगा और आहा। तो इसमें क्या आता है बच्चों? अंगा प्लस आहा। आहा, ठीक है। अच्छा, अंगा और आहा अगर ये आ गए हैं तो इसको हम समझते हैं अंगा और आहा क्या है। जो ये अंगा और आहा है इसको अगर देखेंगे बच्चों तो आहा एक तरीके से ये अनुनासिक मतलब बिंदु का प्रयोग हो रहा है। यानी अगर ये सिरोरेखा है, ये सिरोरेखा है तो सिरोरेखा के ऊपर इस तरीके से प्रयोग हो रहा है संगम, तो वो अंगा। याद रखिएगा, संगम में जो बिंदु लग रही है वो और नॉर्मल अंगूर में जो बिंदु लग रही है वो दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग है, इतना समझिएगा। तो अंगा क्या है? एक तरीके का क्या शब्द है? आयोगवाह शब्द, आयोगवाह वर्ण है। और आहा क्या है? आयोगवाह है। अब इसको हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं? तो एक को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक निरानुनासिक। अभी पढ़ रहे थे ये चंद्रबिंदु। इसी तरीके से अंगा भी एक होता है। और आहा, आहा किस रूप में उपयोग हो रहा है? विसर्ग के रूप में उपयोग हो रहा है। आहा से कौन सा चीज निकल रहा है? विसर्ग वर्ण निकल रहा है। क्या निकल रहा है? विसर्ग वर्ण निकल रहा है। और अंगा से जो वर्ण निकल रहा है उसे अनुस्वार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अनुस्वार। दो चीजें, विसर्ग से क्या बिंदु से क्या आ रहा है? अनुस्वार, है ना। और बिंदु से और साइड में अगर कोई बिंदु, दो बिंदु आया तो क्या हो रहा है? विसर्ग। अब इसको ऐसे समझिएगा, एक रेखा है, इसके ऊपर भी ऐसे, ये मैं आगे बताऊंगा। 12 है खड़ी लिखना सिखाऊंगा आपको। ये 12 है खड़ी लिख कैसे लिखे अभी हम जस्ट इसके बाद ही चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, समझिए ये, जैसे आपको का लिखना है, आपकी माता श्री जब आपको बचपन में का लिखना सिखा रही थी तो कैसे सिखा रही थी? वो बोलती थी ऐसे पहले डंडा लिखना कराते हैं, फिर आपको ऐसे डंडा खींचना सिखाते हैं, फिर आपको बोलते हैं ऐसे लिखिए, ऐसे सिखाती थी मम्मी, है ना। तो इसी चीज को आप समझिएगा। अब इसको आप और छोटे से छोटे चीज को जाइए। सबसे पहले आपने क्या सीखा? लाइन। लाइन, किसी भी शब्द के ऊपर की लाइन क्या कहलाती है? सिरोरेखा। क्या कहलाती है? सिरोरेखा। फिर क्या होता है? फिर एक और लाइन, फिर आप क्या लिखते हो इसमें? वर्ण। तो उस लाइन के अगर इधर हो तो क्या कहलाएगा? विसर्ग। ठीक है। अगर ये लाइन ऐसे हुई और इसके ऊपर बिंदु हो तो क्या कहलाएगा? अनुस्वार। क्या कहलाएगा? अनुस्वार।
और एक चीज, एक तीसरी कंडीशन, और अगर इस तरीके का कोई बिंदु हो तो क्या कहलाएगा? अनुनासिक। क्या कहलाएगा? अनुनासिक। तो तीन चीजें समझिएगा बच्चों यहां से। इसको बच्चों बोलेंगे यहां पे विसर्ग। क्या है यहां पे? विसर्ग के रूप में। ये क्या होगा? अनुस्वार के रूप में। और ये क्या होगा बच्चों? अनुनासिक के रूप में। ठीक है? कैसे? देखिए, अब यहीं पे खत्म किए तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? अनुस्वार। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इस तरीके। क्लियर हुआ? तो आयोगवाह में अगर शब्द बोलेगा तो कौन सा आयोगवाह में शब्द है? अंगा और आहा। क्या है? अंगा और आहा। तो ऐसे वर्ण जो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं ना ही पूर्णतः व्यंजन। जो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि ऐसे वर्ण जो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन आयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है? ऐसे वर्ण जो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? आयोगवाह कहलाते हैं। बच्चों इसे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। देखिए कैसे, एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, इसे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। बच्चों उदाहरण ऐसे समझेंगे। का धन आ प्लस ठीक है, ये क्लियर हुआ उदाहरण कैसे? कंग और कहा। अच्छा एक चीज आप देखना है इसमें तो नोट करके, देखो इसमें अनुस्वार है बच्चों, तो अनुस्वार और विसर्ग कभी भी शब्द के पहले प्रयोग में नहीं होते हैं, या तो शब्द के ऊपर प्रयोग होते हैं या शब्द के बाद प्रयोग होते हैं। तो ये लिखेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग शब्द के ऊपर या बाद में प्रयोग में ठीक है।
बच्चों इसकी गिनती जनरली वर्ण में की जाती है और इसकी गिनती अनुनासिक की वर्ण में नहीं की जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट में, अनुनासिक अनुस्वार में बेसिक अंतर क्या है कि अनुस्वार जो है इसकी गिनती क्या होती है, वर्ण में की जाती है, और अनुनासिक की गिनती वर्ण में नहीं की जाती है। अलग से अनुनासिक वर्ण कहाँ रहता है, लेकिन अंगूर है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है ना, अंगा। इस तरीके से बच्चों आपका स्वर खत्म होता है ना। इतने तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आएगा बेटा, वो आएगा। आपने भी देखा नहीं है क्या नोट्स? देखो पलटा के नहीं देखा सर? मोस्ट लिखा है तो है ऊ ऊ लिखा है कि नहीं लिखा है? ओष्ठव्य जो बोल रही हो ना, ओष्ठव्य जो अलग से है वो ओठ के साथ ही है कंबाइन, वो अलग से लिखा गया था। अच्छा बेटा आपका प्रश्न अब ठीक है, आपने क्या पूछा था? आप पूछो। अब स्वर खत्म हो गया तो आपके प्रश्न। हाँ देखिएगा क्या होता है कि प्रथम 3 अक्षर, मतलब ऐसे समझिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूं। एक्चुअली मैं व्यंजन पढ़ाता उसके बाद इस शब्द को बोलता, क्योंकि लिंक करके पढ़ाते हैं हम। आपके प्रश्न का उत्तर है जिसको मैं यहीं समझा देता हूं, ठीक है। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है, आपका ये कहना था कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द, बच्चों इसको मैं मिटा दूंगा बट ये देख लीजिए, अभी आगे मैं बताने वाला हूं। का, ख, ग, घा और अंगा, अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। अब देखो इसमें ना ये ए और ये 1, 3, 5 अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। इसका क्या संबंध है और बताएंगे। ये क्या है? अल्प प्राण। अब ये जो अल्प प्राण है और जो स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर, जैसे आ से लेके आपके औ तक, ठीक है, आ बड़ा छोटी बड़ी सभी, ये सभी और जितने भी का, चा, ता पूरा जितना वर्ग होता है, वो सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर मिला के सब अल्प प्राण में आते हैं। समझ आया क्या बोला? अल्प प्राण में कितने आ गए वर्ण? तो 11 वर्ण आ गए। कितने वर्ण आ गए? 11 वर्ण। अल्प प्राण में कितने वर्ण आ गए? 11 वर्ण आ गए। और अगर आप इसकी बात करोगे बच्चों,
इसमें 1, 3, 5 वाले वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? 1, 3, 5 वाले वर्ण आते हैं। अभी मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको। टोटल 30 वर्ण आएंगे स्वर और व्यंजन को मिला के, है ना, अल्प प्राण में। तो वो मैं कैलकुलेट करके अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये समझ आ गया? तो ये पूरे 1, 3, 5 वाले क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और पूरे स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। क्लियर हो गया? तो जो व्यंजन है वो स्वर के बगैर बनता नहीं है। वही तो मैं बताऊंगा अभी, वही बताने, मतलब समझना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वही बोला, आपका प्रश्न था स्वर से, इसने मैंने बता दिया। इसे तो मैं बोला आपके मन में प्रश्न आया, आपके मन में प्रश्न आएगा ही नहीं। अभी मैं 12 खड़ी बताऊंगा। अब देखिए, ठीक है, स्टार्ट करें आगे का। जो आपके मन में प्रश्न आया ना कि अल्प प्राण में स्वर को क्यों रखा गया है, तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों रखा गया। हम बात किसकी करते हैं बच्चों? स्वर मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। अब व्यंजन क्या हो गया है? दिख रहा? व्यंजन क्या हो गया? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है बच्चों? जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है, ये व्यंजन ही है जो स्वतंत्र नहीं है। अब इसमें एक चीज निकलेगा, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की एक्चुअल डेफिनेशन ये होगी बच्चों कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बनते हैं, बनते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें मुद्दे की चीज समझिएगा। व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बनते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन अपने निर्माण के लिए किस पर डिपेंड है? स्वर पे। देखिएगा, का, तो का बच्चों ऐसे नहीं लिखते, का को का प्लस आ करके लिखते हैं, तो स्वर अपने आप आ गया। तो व्यंजन बगैर स्वर के नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरा चीज समझिएगा, खा, तो खा कैसे है? खा प्लस आ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको एक और, इसको और एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से चीजें लिखते हैं, समझिएगा। एक होता है का, एक होता है बड़ा का, एक होता है छोटी की, एक होता है बड़ी की, एक होता है कु, एक होता है बड़ा कु, एक होता है के। ठीक है, अब समझिएगा हर एक वर्ण कैसे बन रहा है उसको देख के फिर हम आगे अगले स्लाइड में 12 खड़ी को देखेंगे। तो का कैसे बना है? का प्लस आ, पहले देख लीजिए कैसे, का प्लस बड़ा, का प्लस ई, बड़ी ई, का प्लस उ, का प्लस, तो आपको क्या दिख रहा है? कोई स्वर का एक, व्यंजन का एक वर्ण भी बगैर स्वर के नहीं बन पा रहा, यानी कि उसको हर एक जगह पे क्या चाहिए? किसकी सहायता चाहिए? स्वर की सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए? स्वर की सहायता चाहिए। अब देखिएगा, बढ़े आगे। अब लिखते हैं 12 खड़ी। क्या होता है बच्चों 12 खड़ी? जब स्वर और व्यंजन
को मिलाकर अक्षरों का आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। कैसे? पूरे व्यंजन के साथ क्या मिला है? स्वर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 12 खड़ी, जब स्वर और व्यंजन को मिलाकर अक्षरों का आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है तो उसे 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे 12 खड़ी कहते हैं। अभी मैंने आरोही क्रम जानबूझ के रखा है क्योंकि आपको समझ में आए कैसे, है ना? तो किस तरीके से होगा तो देखिए, देखते चलिए। का में हमने क्या मिलाया? आ। सबका नाम है ना भाई, हवा में कुछ नहीं है, सबको अलग अलग चीज बोलेंगे। बड़ा, क्या क्या कहा जाएगा देखिएगा। ठीक है, अभी इसमें एक चीज समझेंगे बच्चों। सब में एक एक चीज है बच्चों। क्या? इसमें मात्राओं को देखिएगा। किसको देखेंगे? मात्राओं को देखेंगे। मात्राएं देखिए इधर। सबसे पहले क्या मिला? तो इसमें मिला सिर्फ आ मिला। तो इसको कैसे लिखा गया? इसमें कोई मात्रा का कोई उदासीन है, ये सिर्फ एक वर्ण है, इस तरीके से लिख दिया गया। इसमें सिरो रेखा के बाद एक वर्ण आया, फिर सिरो रेखा के पहले आया, फिर इसमें सिरो रेखा शब्द के बाद आया। इस तरीके से मात्राएं कैसे बनेंगी? इसमें सिंपल मात्रा का है, कोई मात्रा नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ आ। फिर उदासीन स्वर है, बताया था ना अभी आपको ये बच्चों, इसमें कोई विशेष तौर पर वैसा प्रयोग नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही रहता है, एकदम सिंपल ऐसे। बड़ा आ तो ऐसे, छोटी ई, बड़ी ई, फिर इसमें क्या होगा? इस तरीके छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर इस तरीके से ए, फिर इस तरीके से ए, फिर इस तरीके से ओ, फिर इस तरीके से आओ। तो ये मात्राएं हो गई बच्चों। ये क्या हो गई? सब मात्राएं हो गई। इन मात्राओं के बेस पे कुछ कुछ चीज अभी डिसाइड करेंगे। यहां पे एक चीज और बनेगी बच्चों। क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखो ये सिंपल, इसमें कोई नहीं है तो एकदम सिंपल। इसको बोलते हैं आकारांत। क्या कहा जाता है इसको? आकारांत। ठीक है, उसके बाद हाँ, ऋषि की मात्रा नहीं आएगी भाई, ऋषि किसी के साथ व्यंजन के साथ ऐसा नहीं जुड़ता है ना? आकारांत। ठीक है, उसके बाद
अकारांत के बाद देखो आपको अकारांत, इकारांत, ईकारांत ये पढ़ा आपने, उकारांत, उकारांत ऐसे ही। ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो देखिए ऐसे अकारांत, इकारांत, अगला कौन सा होगा, ईकारांत, उकारांत, इस नाम से जाना जाता है वर्णों को। अब देखो इसको हम अलग से लिखेंगे, ये बिंदु ऐसा होता है और एक कैसे होता है, शब्द के बाद ऐसे। ये क्या है, अंगा, और ये क्या है, आहा। ठीक है, ये बच्चों 12 खड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, 12 खड़ी। हिंदी में चीजों का, व्यंजन का इस तरीके से प्रयोग होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फैक्ट बनते हैं। क्या क्या फैक्ट बनता है तो देखिएगा। पहला फैक्ट, हिंदी वर्ण में पहला, वर्णों के पहले लगने वाली मात्रा। बताइए, वर्ण के पहले लगने वाली मात्रा, ध्यान से देखिएगा। ये पहले लगा क्या, नहीं, बाद में लगा, पहले लगा, पहले लगा, फिर ये बाद में लगा, नीचे लगा, नीचे लगा, ऊपर ऊपर ऊपर। ये सबसे एक ही वर्ण है जो पहले लगता है, वो है की। तो पहले लगने वाले वर्ण की मात्रा क्या होगी बच्चों, ठीक है। वर्णों के ऊपर, वर्णों के ऊपर कौन कौन सा लग रहा है तो देखिएगा। वर्णों के बाद लगा ऊपर में 1, 2, 3 और 4। उस शब्द के बाद से भी है और उधर से भी है। तो कायदे से वर्णों के ऊपर में अगर आप जाएंगे तो क्या क्या दिख रहा है, वर्णों के ऊपर में आपको जाएंगे तो ये दिखेगा। एक दिखेगा आपको इस तरीके की, एक दिखेगी आपको इस तरीके की, और एक और है बच्चों इस तरीके की, और एक और है जो इस तरीके की। 4 तरीके के वर्ण रहते हैं, 4 तरीके की चीजें बनती है। ये अंगा और आहा, और एक चंद्र बिंदु वाला भी होता है। एक चंद्र बिंदु वाला, इसको मैं बोल देता हूं क्या, अनुस्वार। ये क्या हो गया, विसर्ग। ये क्या हो गया, अनुनासिक। क्लियर हुआ ये। वर्णों के बाद लगने वाली मात्रा, वर्णों के बाद कौन कौन से लगे थे, 1, फिर 2, 3 वर्ण के बाद लग रहे हैं। तो पहले कौन सा हो गया, की, फिर कौन सा हो गया, कु, फिर कौन सा हो गया, क, फिर कौन सा हो गया, विसर्ग। 4 वर्ण हो गए। वर्णों के बाद लगने वाली, वर्णों के नीचे लगने वाली, देखिए आपको छोट कु, बड़ा कु, ये वर्णों के नीचे लग रहे हैं बच्चों। कहां लग रहे हैं, वर्णों के नीचे लग रहे हैं। और कोई वर्णों के नीचे लग रहा है क्या, अब आपका आया, देखिए वर्णों के नीचे लगने वाला। अब आपका आया ऋषि वाला चीज,
है ना। तो जैसे मानो क्री, री, क्री, तो क्या हुआ, वर्णों के नीचे लगने वाला। तो इसको वर्णों के नीचे लगने वाले को क्या बोलेंगे, वर्णों के नीचे लगने वाले को, एक तो हो गया बच्चों कु, एक हो गया बड़ा कु, एक हो गया री, आ गया आपका का धन री, क्री। क्लियर हुआ कि नहीं, एक एक छोटा छोटा बिंदु बिंदु क्लियर करेंगे। ये क्या हो गई बच्चों, मात्राएं, ये क्या हो गए, व्यंजन, व्यंजन, और ये क्या हो गया, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, एकारांत, ओकारांत, ओकारांत, औकारांत, ऐसा करके ये पूरी क्या हो गई, 12 खड़ी। ठीक है, ये जितने प्रश्न बन सकते हैं उसमें आधार पे बने। अब हम स्टार्ट करेंगे, व्यंजन को और तोड़ेंगे। तो व्यंजन की शुरुआत समझ में आया कि व्यंजन किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, ये व्यंजन हो गए, 12 खड़ी हो गई। हाँ, अनुस्वार और विसर्ग, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि 12 खड़ी आपने पढ़ा, तो का से लेके कहा तक, है ना, का, कड़ा का। अब आपका प्रश्न क्या है, एग्जैक्ट क्या प्रश्न है? री नहीं, सब आते हैं, हाँ री भी आते हैं। 12 खड़ी का मतलब अक्षरों से, संख्या से नहीं है, हम कितने तरीके के शब्द बनते हैं उससे लेके चलते। ठीक है, यहां तो आपको 14 दिख रहे होंगे। और देखो ये एक्चुअली ना, ये सब वर्ण, ये स्वर है ही नहीं, है ना। तो स्वर नहीं है, लेकिन स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। तो 11 तो ऐसे हो गए, 11 तो स्वर हो गए, 2 क्या हो गया, अंगा और आहा, है ना। तो कायदे से अंगा और आहा क्या है, स्वर है नहीं, आयोग वा है। फिर उसके बाद एक बच जाता है चंद्र बिंदु वाला, हाँ, मतलब अंगा के भी तो एक प्रकार है, अनुनासिक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 14 तरीके से दिख रहे होंगे लिखने के तरीके, है ना। बस इन सब को क्या कहा जाता है, 12 खड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल आएगा, नहीं लिखा है क्या, एक और ऐड कर दो, आ आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बड़ा आ, एक और ऐड कर लो, बड़ा आ। चलिए आगे बढ़े। देखिए हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने व्यंजन स्टार्ट किया, व्यंजन की चीजों को समझा, व्यंजन बगैर स्वर के नहीं लिखा जा सकता। अब व्यंजन को हम बांटेंगे, क्या करेंगे बच्चों, व्यंजन को हम बांटेंगे, और व्यंजन किस तरीके से बटेगा देखिएगा। एक चार्ट बनेगा, टेबल बनेगा, व्यंजन का वर्गीकरण। देखो 2 तरीके के व्यंजन होते हैं बच्चों, एक को मूल व्यंजन कहा जाता है, एक को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो देखिएगा व्यंजन का वर्गीकरण, और फिर एक बेसिक आधार पे भी बता रहे हैं, फिर और बहुत सारा घोष के आधार पे, सघोष के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, वो सब अलग है। तो एक बेसिक जो है, एक मूल व्यंजन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन, और मूल व्यंजन के भी बच्चों प्रकार होते हैं। मूल व्यंजन के क्या प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्या क्या, पहला बोलो कौन सा, स्पर्श व्यंजन, कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। ये बताया है शुरू क्लास में, पहले ही बता दिया है, ध्यान नहीं दियोगे तो। क्या है ये, पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन, कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद कौन सा बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन के बाद है बच्चों एक उत्क्षिप्त व्यंजन।
उत उत्क्षिप्त व्यंजन। तो व्यंजन को कितने पार्ट में तोड़ा गया है बच्चों? दो हिस्सों में तोड़ा गया है ना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अब ये बच्चों ये कैसे कैसे टूटेंगे तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? इसमें 25 वर्ण आते हैं। कैसे 25 वर्ण से आते हैं? तो का से लेके बच्चों पा तक का, देखो जैसे ऐसे समझना कि का, ख, ग, घ, अंगा, ये कौन सा वर्ग कहलाएगा? का वर्ग। किसी भी व्यंजन में जो पहला वर्ण है उससे संबंधित जो 5 अक्षर होंगे वो क्या कहलाएंगे? हाँ, तो वो का वर्ग कहलाएंगे। मतलब अगर का से है तो का वर्ग, चा से है तो चा वर्ग, टा है तो टा से वर्ग, ता है तो ता वर्ग, पा है तो पा वर्ग। और इन सब का प्रयोग के आधार पे इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया बच्चों। जैसे कंठ से बोलने पे अलग, कंठ से बोलने पे अलग, तालु से बोलने पे अलग, मूर्ध, मूर्ध मतलब मुंह का प्रयोग करके अंदर कंठ और तालु का प्रयोग करते हुए मूर्धन्य, दांत का प्रयोग करते हुए अलग, और हाँ ओंठ का प्रयोग करते हुए अलग, जिसको ओष्ठव्य कहा गया बच्चों। इसी तरीके से ना एक अवरोधी व्यंजन भी होता है। सही देखो, जैसे आप अभी ना बहुत सारा चीज सुने हो लेकिन अवरोधी व्यंजन नहीं सुने होंगे, तो अवरोधी व्यंजन नहीं बता रहे हैं। मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन का एक प्रकार, एक छोटा सा हिस्सा और निकल के आता है जिसे अवरोधी व्यंजन कहते हैं। अवरोधी व्यंजन जब आप उच्चारण करते हो तो आपका मुख बंद हो जाता है, वो पा, फ, ब, भ, ये सब कैसे है? आपका ओंठ बंद हो गया और हवा बाहर नहीं निकल पाई, तो वो कैसे व्यंजन हो गए? अवरोधी व्यंजन। कैसे व्यंजन हो गए? अवरोधी व्यंजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मूल व्यंजन में मैं बता रहा था कितने वर्ण है? 25 वर्ण है। तो देखो का सीरीज हो गई, का वर्ग, तो का में कितने? 5। फिर का के बाद क्या आ गया? चा, चा के बाद क्या आ गया? ता, ता के बाद क्या आ गया? ता, ता के बाद क्या आ गया? पा। तो सब में 5 हुए, 5 मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। 25 हो गए। अब सॉरी ये नहीं बच्चों, ये स्पर्श व्यंजन है। कितने व्यंजन हो गए? 25। अब मूल व्यंजन जो होगा हम सब कैलकुलेट करेंगे तब लिखेंगे। कितने हो गए? 25। अब अंतस्थ व्यंजन कौन होता है बच्चों? तो जो अंदर से होता है, या, य, र, ल, व, अंदर से निकल रहा है, अंतस्थ व्यंजन है। ये कैसे हो? अंतस्थ व्यंजन हो गए य, र, ल, व। आप बहुत लेट हैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट, तो आप लोग समय पर आने का प्रयत्न करें। ठीक है, और मीना मान जी कहाँ हैं? हाँ, कैसे आप लेट हैं, है ना? साफ हो गया बेटा, कहानी खत्म हो गई है, कहानी पूरी खत्म हो गई। कैसे करोगे? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन में क्या गया? या, र, ल, व। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं बच्चों, अगर मैं ऐसे कर लिख दूं तो आप समझ पाएंगे क्या? नहीं समझेंगे तो बताइएगा। का से लेके पा वर्ग तक, समझ गए? अरे बोलो हाँ समझ गए, नहीं समझे तो भी बोलो हाँ समझ। या, र, ल, व, ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। और बच्चों इसी तरीके से आगे और जब बोलोगे श, ख, श, ह, ये क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। तो देखिएगा बच्चों, ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? इसमें भी 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से? श, ख, श और ह। ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है बच्चों? जब किसी वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे, जैसे अभी आपको यहाँ पे नहीं करके दिखाए थे, वर्ण के नीचे अड़ा होता है और ढक्कन ढावला पढ़ना वाला अड़ा होता है, 2। तो एक होता है, इसमें 2 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 2। एक ये अड़ा और एक ये होता है अड़ा। समझ गए? ये क्या कहलाता है बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। हाँ हाँ बिल्कुल रहती है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको ताड़न जात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। अभी इसको ना बताएंगे क्या
एक व्यंजन के ऊपर बिंदु, देखो मान लो ऐसे समझो, कोई एक ऐसा वर्ण है या फिर कोई भी एक शब्द है इस तरीके का, और उसके पास सिरो रेखा है, तो इधर बिंदु, इधर बिंदु, इधर बिंदु, इधर बिंदु, सब हर जगह बिंदु लगती है ना। कहां पे क्या लगती, क्यों लगती, सब बताएंगे, बट अभी क्रम से चलते हैं, ठीक है। ताड़न जात हो गया, ये हो गया, यानी कि अगर आप मूल स्वर को देखोगे तो मूल स्वर में कितने प्रकार हो गए बच्चों? मूल स्वर में क्या क्या आ गए? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन आ गए, ठीक है। तो आपको मूल व्यंजन कितने दिख रहे हैं? ये मैं लिखना चाहता हूं बच्चों, 25 लिखा गया था, है ना। कितने हैं टोटल? 35। 25, 4 4 और 2, 4 2 6 4 10, 5 25, 5 10। हाँ, अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन को मिला के बनते हैं, है ना। मूल व्यंजन क्या होते हैं? जो किसी अन्य व्यंजन की सहायता से नहीं बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजन को मिलाकर बनते हैं। उसमें क्या क्या आता है? छ, है ना, कैसे होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। तो देखिएगा क्या क्या होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं संयुक्त व्यंजन की अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ी सी लाइट गई है, आ जाएगी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में क्या? जब दो व्यंजन का प्रयोग करके, जब दो व्यंजन का प्रयोग करके एक नया व्यंजन बनाया जाता है, नया व्यंजन बनाया जाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों? वो संयुक्त व्यंजन का। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी संख्या जो है बच्चों वो कितनी है? इनकी संख्या 4 है। 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज इसमें, हाँ एक चीज तो छूट गई, इसको कर लेते हैं। छा जो है वो छा कैसे बना है बच्चों? देखिएगा, छा जो है बनो बच्चों का और शा एक साथ करो, क्या बनेगा? छ। त्रा, ता और रा, ज्ञा, जा प्लस इया, ठीक है। स्रा, शा प्लस रा। तो व्यंजन का वर्गीकरण आपको दिखा है ना, किस तरीके से 4 हिस्सों में टूटा है ना। मूल, पहले तो 2 हिस्सों में मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, उसके बाद मूल व्यंजन कितने में? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताते हैं, जो हिंदी निदेशालय है ना, जो ये डिसाइड करता है कि व्यंजन के अंदर किसी चीज को, जैसे हमारे यहाँ वो है सब चीज का कमीशन आयोग है, तो आते हिंदी भाषा के लिए भी एक आयोग है ना। हिंदी निदेशालय ने क्या किया है? उत्क्षिप्त व्यंजन को मूल व्यंजन में डाल दिया। किसमें डाल दिया? उत्क्षिप्त व्यंजन को मूल व्यंजन में डाल दिया। नहीं तो पहले मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती थी बच्चों? तो प्रारंभ में मूल व्यंजन की जो संख्या थी वो 33 हुआ करती, 33 हुआ करती थी। लेकिन जिससे जब आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो आप ना क्वेश्चन पेपर जब बनाने बैठोगे पीवाईक्यू, तो आपको कहीं भी मूल व्यंजन की संख्या 33 दिखेगी और उसमें ऑप्शन ही नहीं होगा 35, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो अपडेटेड करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं। वर्तमान में कितने हैं? 35। उत्क्षिप्त व्यंजन को बाद में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? मूल व्यंजन में जोड़ा गया। किसने जोड़ा? हिंदी निदेशालय ने जोड़ा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने जोड़ा है। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको पहले 33 भी दिखेगा, 33 पहले था, अब कितने हो गए हैं? 35।
ठीक है। चलिए, अब हमने इस तरीके से थोड़ा, अब हम एक एक सेगमेंट को लेके डीप में जाएंगे, एक एक चीज को अंदर घुसते जाएंगे। तो पहला कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए एक बार वापस से रिवाइज करा देते हैं, कहां 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 रहा। हमने अलजीवा के आधार पे निरानुनासिक और अनुनासिक ये पढ़ा था, जिसमें हमने ये और ये चंद्रबिंदी देखा था। इसके बाद हमने क्या बताया कि उसी का जो चंद्रबिंदी और बिंदु और सब आ रहा है, उसी में अब कौन सा वर्ण आ गया? आयोग वाय। आयोग वाय आया तो आयोग वाय में आ, योग और वाह कुछ नहीं, उदासीन स्वर है, वाह जोड़ है, वाह का मतलब कुछ नहीं है। और इसमें कौन से वर्ण आ गए? अंगा और आहा। तो अंगा क्या होता है? अनुस्वार कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? अनुस्वार। और ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग वर्णों के बाद लगते हैं, और विसर्ग किस रूप में लगेंगे? तो इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, दो। ठीक है, इस अच्छा, अनुस्वार की गिनती वर्ण में की जाती है, लेकिन अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक अलग है बच्चों। अनुनासिक में चंद्रबिंदी लगता है, इसमें सिर्फ बिंदु लगता है। अनुनासिक की गिनती वर्ण में नहीं की जाती है। स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाता है, इस वर्ण में अनुनासिक की गिनती नहीं की जाती है, लेकिन इसकी गिनती की जाती है। अंतर आप समझिएगा। ये क्या कहलाता है? विसर्ग। ये क्या कहलाता है? अनुस्वार। ये क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है, ऐसे वर्ण जो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं, ना ही पूर्णतः व्यंजन, आयोग वाह कहलाते हैं। इसे स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी माना जाता है। का आ मिलके कंग, और का और आ मिलके बिनको कहा। अनुस्वार और विसर्ग शब्द के ऊपर या बाद में प्रयोग में लाए जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्द के बाद या ऊपर में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बनते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और इस तरीके से इनका ये, अब आगे देखेंगे तो 12 खड़ी क्या क्या होती है। तो का में आ जोड़े तो का, लेकिन मात्राएं कैसी होंगी? तो इसमें कोई मात्रा नहीं, इसमें बड़ी की मात्रा छोटी, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग आहा, है ना। तो अंग में क्या कहलाएगा? अनुस्वर। आहा में क्या कहलाएगा? विसर्ग। ये क्या कहलाएगा? अनुनासिक। और ये क्या कहलाएगा? ऋषि। व्यंजन के साथ जुड़ के स्वर प्री, है ना। तो ये क्लियर हुआ। इससे क्या नहीं हुआ? किसका निर्माण हुआ? 12 खड़ी का निर्माण हुआ। वर्ण के पहले लगने वाले, वर्ण के ऊपर लगने वाले, वर्ण के बाद लगने वाले, वर्ण के नीचे लगने वाले, चार स्थिति बनती है। ऊपर, बाद में, नीचे और पहले। ठीक है, अब क्या हो गया? व्यंजन का वर्गीकरण कर दिया हमने, है ना। मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन के कितने प्रकार? 4। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको बाद में जोड़ा गया, है ना। तो मूल व्यंजन पहले कितने थे? 33। अभी कितने? 35। कैसे? स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2। स्पर्श व्यंजन में कौन सी सीरीज? तो का सीरीज, काखा गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाडा अड़ा, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। कितने वर्ण? 25 वर्ण। तंतस्थ यारा लावा, अंतस्थ। ठीक है, उष्म व्यंजन में 4 वर्ण आ गए, शा खा शाह। उच्छित व्यंजन में 2 वर्ण आ गए, अड़ा और अड़ा, ताड़न जात, है ना। और संयुक्त स्वर में कितने आ गए? छ त्र ज्ञा स्र, छ त्र ज्ञा स्र। ठीक है, एक बार देखिए। कहा नहीं? नहीं, तो वो कहाँ लग, वो अपने आप में एक वर्ण है। वो अपने आप में एक वर्ण है। अड़ा, देखो एक अड़ा ये है, एक अड़ा ये है, एक अड़ा वो है। तो वो वाला अड़ा इसमें स्पर्श व्यंजन में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, इसलिए नहीं ऐड किए। ये अलग से है ना, इसलिए। डा के नीचे अड़ा लग रहा है ना, डा के नीचे बिंदु लग रहा है, तब वो अड़ा बन रहा है। और ढक्कन के नीचे बिंदु लग रहा है, इसलिए वो अड़ा बन रहा है, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन है ना। अड़ा तो अपने आप में एक वर्ण है।
आए बताएंगे ना सब बेटा, सब बताएंगे, पढ़ा लेने दो, सब बताएंगे। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा चाहो तो मैं यहीं पे और बता दे सकता हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि बाद में बताऊं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर बाकी ना बच्चों और भी डीप में है ये। कैसे डीप में है? संघर्षी कौन सा है, स्पर्श संघर्षी कौन सा है, संघर्षहीन कौन सा है, प्रकंपित कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है, ताड़नजात कौन सा है, बहुत सारे इसमें प्रकार है, सब देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं ना सबकी लिस्टिंग कर देता हूं और फिर उसके बाद इस मतलब व्यंजन को ओपन करूंगा। उच्चारण के आधार पे उच्चारण के आधार पे व्यंजन के प्रकार। पहला, ऐसे आप लिस्ट बना लेंगे बच्चों, स्पर्श व्यंजन। दूसरा, संघर्षी व्यंजन। तीसरा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा, नासिक्य व्यंजन। पांचवा, संघर्षहीन व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। पार्श्विक। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 8 उच्चारण के आधार पे। अब इसमें और डिटेल में देखते हैं क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे। देखिए बच्चे, क्या होता है, अच्छा स्पर्श यहां से स्टार्ट करते हैं, वापस से कनेक्ट करते हैं। स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होने चाहिए? 25 वर्ण होने चाहिए। तो सीधा सीधा ये मैं पहले ही बता चुका, तो इसमें कितने वर्ण होंगे बच्चों? 25 वर्ण होंगे। ठीक है, 25 वर्ण होंगे। हाँ, कौन सा वर्ग? तो का वर्ग, का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग हो गया। ठीक है, अब संघर्षी में क्या आएगा बच्चों? तो संघर्षी में यही जो आपका अंतस्थ व्यंजन थे ना बच्चों, अंतस्थ व्यंजन वो क्या आ रहे थे? या र लावा आ रहे थे। क्या आ रहे थे? या र लावा आ रहे थे। लेकिन संघर्षी व्यंजन जो उष्म व्यंजन होता है वो श ख श ह, उसके जस्ट बाद वाला कितने वर्ण आ गए? 4 वर्ण आ गए। कितने वर्ण आ गए? 4 वर्ण आ गए। वो 4 वर्ण कौन कौन से बच्चों? संघर्ष जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, श ख श
शा, खा, सा, हा, 4 वर्णों। ठीक है। अच्छा, स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? तो चा वर्ग के 4 वर्ण, इसमें भी 4 वर्ण आएंगे जो चा वर्ग से होंगे। जो कहां से होंगे? चा वर्ग से होंगे बच्चों। कहां से होंगे? चा वर्ग से होंगे। प्रथम चारों वर्ण जैसे चा, छा, जा, झा। ठीक है। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं बच्चे? तो पंचमाक्षर अक्षर जो होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्या? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर समझ रहे हो बच्चों? हर वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर है ना। पंचमाक्षर कौन कौन सा होता है? एक हो गया अंगा, एक हो गया इया, एक हो गया अड़ा, एक हो गया ना, एक हो गया मा। तुम्हारा अड़ा आ गया भाई, देखो नासिक के में आ गया। ठीक है, नासिक के पंचमाक्षर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। और बता दूंगा, और या उधर और एक्स्ट्रा कुछ कुछ और लिखा दूंगा। संघर्षहीन में कौन कौन सा आएगा बच्चों? तो संघर्षहीन में 2 वर्ण आते हैं, है ना, या और वा। कौन कौन सा? या और वा। ठीक है। प्रकंपित कौन सा एक वर्ण दिख रहा? प्रकंपित। इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। इसे लुंठित लुंठित वर्ण कहते हैं। उसमें सिर्फ एक वर्ण आता है बच्चों, वो कौन सा है? रा। कौन सा है? रा। या, रा, ला, वा, सॉरी ला, 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 या, रा, ला, वा, ला, ला, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, एक सेकंड ना। प्रकंपित में रा आया, ये लुंठित व्यंजन हुआ। पार्श्विक व्यंजन को लुंठित व्यंजन बोलते हैं एक्चुअली बच्चों। ये ला, वही मैं सोचूं ला कैसे छूट रहा है। या, रा, ला, वा, ऐसे ही, ऐसे याद किए थे। या, रा, ला, वा। संघर्षहीन व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन पता है आपको कौन कौन सा होगा? तो अड़ा और ये। ठीक है। अच्छा, जो एक और खासियत, ये या और वा जो है बच्चों, ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनको बोलने में संघर्ष नहीं लगता, संघर्षहीन है, इसलिए अर्ध स्वर कहलाते हैं। उच्चारण के आधार पे ये हो गया व्यंजन के प्रकार। कायदे से मुझे व्यंजन के और टाइप्स बताने थे इसलिए बताया ये, नहीं तो स्पर्श व्यंजन कल से स्टार्ट करेंगे इन डिटेल्स में। उत्क्षिप्त को एक बच्चों द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। और एक और लिख लीजिए मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, अवरोधी व्यंजन। कौन सा हो गया?
अवरोधी व्यंजन। अवरोधी व्यंजन, अवरोधी व्यंजन में कौन आएगा बच्चों? तो जो पा सीरीज होती है, पा, फा, बा, भा, ये कौन सी सीरीज हो गई? अवरोधी व्यंजन वाली सीरीज हो गई। पावर और मां, पंच मच्छम मां में भी ओठ बंद होता है। अवरोधी व्यंजन का सीधा अर्थ यह है कि किसी व्यंजन के उच्चारण में जब मुख से निकलने वाली हवा बंद हो जाती है तो अवरोध है, अवरोधी व्यंजन कहलाती है। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको बीच में ले आते हैं, क्या करोगे? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में दीपा जी इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।